हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 18 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 18। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनाना शुरू कर दिया था। खोचे वाले दिन भर की बिक्री से के पैसे गिन रहे थे, पर रामानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार ना फंसा। वही 10 रुपये मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और कोई उपाय न था। रामा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसीलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वह शांत हो जाएगी। रामा उससे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजानी ठीक 4 बजे उठा। उससे क्या गरज थी कि रामा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रामा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठा लाओ, चलकर जमा कर आए। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रामा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी सड़क का नुक्कड़ तक पहुँचने होंगे। रामानाथ, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाऊं? रामानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहाँ नहीं। अब उनके आधे रास्ते से बुलाने जाओगे हो तो भी नीरे बिछिया के ताऊच आज ज़्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपए नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपए उड़ जाए तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुभीतों का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रामानाथ, तो फिर ये रुपए कहाँ रखूं? चपरासी, हुजूर अपने सर लेते जाएं। रामा तो यह चाहता था कि एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपए का थैला रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन फनकी में आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2-4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जलपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन ना मिला? रामानाथ, अभी तैयार नहीं है। मैंने समझा रुपए लेता चलूं, जिससे उन्हें तस्लीन हो जाए। जलपा, क्या यह शराब ने? रामानाथ, कहा क्या आजकल करता है। अभी रतन देवी आई नहीं। जलपा, आती ही होगी, उसे चैन कहा। अब चिराग जले तक रतन न आई तो रामा ने समझा अब न आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट ना हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही बोली, कंगन तो आ गए होंगे? जलपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफ़ा सप्राज के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हिले हवाले करता है। रतन, कैसा सप्राज है कि इतने दिन से हिले हवाले कर रहा है? मैं जानती तो रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों। ना रुपए मिलते हैं ना कंगन मिलता है। रतन से यह बात कुछ ऐसे अविश्वास भाव से कही कि जलपा जल उठी। गर्व से बोली, आपको रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले लीजिए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सरप्राइज देगा तो ही लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जलपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे कर चुका है। रतन, तो इसकी मानी यह है कि वह अब वह चीज़ ना बनाएगा। जलपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरा रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जलपा,
चमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन ने अधीनता के कारण वही था जो रामा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसीलिए वह बार बार कंगन का तगाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता है तो रुपए रहने दो। जलपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दें। अब चीज़ तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहें या ना रहें। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते, ना जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जलपा, यह तो यहाँ भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे विवाह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी हो गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आँख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर से हो जाए तो कहीं के ना रहे। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चित ना हो ना, बाबूजी से कह देना सप्राज का पिंड ना छोड़े। रतन चली गई। जलपा खुश थी कि सिर का बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन में उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रामा कहीं 9 बजे घूमकर लौटा। जलपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उनके सब रुपए दे दिए। रामा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जलपा, उसी के रुपए तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वो आई और कंगन मांगने लगी। मैं झुझलाकर उसके रुपए फेंक दिए। रामा ने सावधान होकर कहा, उसके रुपए मांगे तो ना थे? जलपा, मांगे क्यों नहीं, हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाते हो, उसके पास ही पढ़ाने दो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसी शक्की मिजाज वालों के रुपए मैं नहीं रखती। रामानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछ ऐसे काम मत किया करो। जलपा, तो अभी क्या करूं? उसके पास जाकर रुपए मांग लाऊं? मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जीव में जंजाल क्यों मोल लेंगे? रामा इतना निसंचेत हो गया कि जलपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें ना रही। रुमासा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जलपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रामा ने साफ कह दिया था कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक ना किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जलपा का कोई अधिकार नहीं। उसने सोचा, इस समय छिछलाने और बिगड़ने की समस्या हल ना होगी। शांतचित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहाँ आई है, अगर मैं मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या सामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन ना घूमने जाता तो कौन मारा जाता। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारी हो गई है। 10 मिनट का अनुपस्थित में सारा खेल बिगड़ गया। वह कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जलपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन फिर भी मैं बीती हुई बातों सोचने लगा। समस्या है, रतन के रुपए वापस कैसे लिए जाएं? क्यों न चलकर कहूँ, रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई है। असल में मैं आपके लिए रुपए ना लाया था, सप्राज से इसीलिए मांग लाया था, उसमें वह चीज़ बना कर दे दे। संभव है वह खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहाँ जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नज़र डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रामा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नृत्य न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति ललकता था जैसे प्यासा पानी की ओर ललकता है। इस वक्त वहाँ बच्चों की जमघट था। एक आम के वृक्ष पर झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियाँ जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी
झुला रही थी। हूँ मचा रहा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी उन्हीं ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिहार पी रहे थे। रामा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बात करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर ना जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रामा बाबू, कहो तुम्हें म्यूनिसिपल बोर्ड में की क्या खबरें हैं। रामा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई वकील। आपके बोर्ड में लड़कियों का अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा। रामा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई वकील। आपसे बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा, और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा पर काफ़ी प्रचार ना होगा, हमारा कभी उद्धार ना होगा। आप तो यूरोप ना गए होंगे। ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्सव है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है, और स्त्री भी सचमुच देवियाँ हैं, इतनी हंसमुख, इतनी स्वतंत्र। यह सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रामा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पड़ा था, उसके आधार पर बोला, वहाँ स्त्रियों का आचरण बहुत अच्छा नहीं है वकील। नॉनसेंस। अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचारते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह नहीं सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहाँ यह जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती है कि कामुकना का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियाँ की जितनी अधिक स्वतंत्रता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने की तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतना आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विचार, विज्ञान और हजारों ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर ये युवतियाँ से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती है। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। कितनी ही सुंदरियां के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द ना निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाने पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं हैं। रामा को इस विषय में इन बातों का कोई आनंद न आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुष के अबाध रूप में अपना अपना मानसिक विचार ना करने देंगे, हम अवनीति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर ना बांधिए, उसके गले में कैदी का जंजीर ना डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से विवाह कर लेता है तो क्यों अखबार में कितना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस की बूढ़े युवतियों का विवाह करते हैं। 70 बरस की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती है। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने से पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की ज़रूरत होती है तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हमदर्द किसी अवलंबर की इच्छा होती है, जब वह परमुक्षोक्षेपी हो जाता है। रामा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो बातें करने का अवसर मिले, इस समय उसे बड़ी यही कामना थी। उनका वहाँ जाना शिष्टाचार के विरोध था। आखिर उनके एक ही क्षण कहा, ये कि इतने लड़के किधर से आ गए। वकील, रतनबाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहाँ कहाँ से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो यह चाहता था कि चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता।
आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। यह कहकर वह पक्के चबूतरे में जा बैठ गई। रामा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के उतावले होने लगे। रतन के हाथों में 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता है कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी मुंह ताके रहे। 2 उतरते तो 4 झूले में बैठ जाते। रामा को बच्चों से नाम मात्र का भी प्रेम न था। वह इस वक्त फंस गया था। क्या करता? आखिर आधा घंटा की बेकार के बाद उसने जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन ने झूले में इतनी मग्न थी कि मानो उसे रुपए की सूध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेग मारिए। रामा बचपन से ही झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्र ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध से उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और यह गीत गाने लगी। कदम की डालियां झूला पर कायोरी, राधा रानी झूलन आई। रामा झूले पे खड़ा होकर पेक मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जा रहा था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो ऐसे जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष पे चुभती चली जा रही है। और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डालियां झूलों में गा रही हूँ, राधा रानी झूलन आई। बस एक क्षण बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रामा ने लज्जित होकर और जोर लगाया और झूला न बढ़ा तो रामा के सिर से चक्कर आने लगी। रतन, आपको पेग मारना नहीं आता? कभी झूला नहीं झूले? रामा ने झिझलाते हुए कहा। हाँ, इधर तो बरसों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस झूले डाल को ना झूले तो कहिएगा। रामा के प्राण सूख गए और बोला, आज तो बहुत देर हो गई, फिर कभी आऊँगा। रतना जी, कभी तो देर हो ही गई, 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा। कल जलपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रामा झूले पर से उतर गया और उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था कि अब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर से उसे कुछ होश न रहा। पाँव आप ही आप पैदल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा। आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहाँ से चुपचाप अपना मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली? रतन कुछ हुआ तो नहीं था? नहीं, उसे खा जाती। सांसा उसे याद आया, थैली के 800 रुपये थे। जलपा ने झुझलाकर थैली की थैली उसे हवाले कर दी। शायद उसने भी नहीं गिना। नहीं, जरूर कर दी। कहीं ऐसा ना हो थैली किसी को दे दे या आप और रुपए को मिला दे तो गजब हो ही जाए। कहीं का ना रहूं, क्यों ना इसी चक्कर में बेसी रुपए मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह तो 200 रुपये मिल भी गए तो भी 500 रुपये की कमी रहेगी। इसका मतलब उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर का बेड़ा पार लगाएं तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा? यह सोचकर वह काँप उठा। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब निराशा में भी आपको आशा होती है। रामा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसका हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। यह शराब जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चंद्रदास आता हुआ दिखाई दिया। रामा को देखते हुए बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए, रुपए कब तक मिलेंगे? रामा ने विनम्र भाव से कहा, बहुत जल्द मिल जाएंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए न हैं, अब की तुम्हारी बारी। चारणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए ना ले लिया होता तो हमारी तरफ ही टपा करते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपये होते हैं। कल आकर
हिसाब कर जाइए, सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक का ठठास रहता है, कान में तेल डालकर बैठे रहने से उसे शंका होने लगती है। इसकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रामानंद भाई, कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूँगा। क्यों, जब कहो तो चला आऊँ। क्यों, इस वक्त आपने सेठ जी के 400-500 रुपये का बंदोबस्त ना करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी तो गर्म कर दूँगा। चारणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यह बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती है, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा। रामा ने झुझलाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी जी नहीं हैं। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चारणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली। अधीर ना हो तो क्या हो, कल कम से कम 200 की कर रखिएगा। रामानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं। चारणदास, रोज गठरी काट काट के रखते हो, उस पर कहते हो रुपए नहीं हैं। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जाएगा जरूर। रामा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया तो कुछ काम निकलेगा, उल्टे तगाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तगाजा न भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जलपा भी समझेगी कैसे लबड़िया आदमी है। इस समय रामा की आंखों में आंसू तो ना निकलते थे, पर उसका एक एक रोना आ रहा था। जलपा ने अपनी असली हालत छिपाकर उससे कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, तो वह मुझे कभी उतार गहने ना लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मारा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं किया? मुझे एक एक पैसों से दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर से मेरी आमदनी सब मिलकर 1000 से कम ना होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाता, मगर यहाँ तो सिर पर सामत सवार थी। इनकी क्या हालत थी कि जलपा मोहल्ले भर की औरतें को जमा करके रोज सैर करने जाती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाले ले गया होगा, मगर यहाँ जो उस पर रोब जमाने की पड़ी हुई थी, सारा बाजार जान जाया कि लाला नेरे लफंगे है तो अपनी स्त्री ना जानने पाए। वारी बुद्धि, दरवाजे के लिए पर्दे की क्या जरूरत थी? 2 लैंपों क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाई क्यों बिछवाई? उनके रास्ते में ही उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत से आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इनकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है। जब खाता है, लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहिमुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जलपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रामानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उड़ाकर दे दिए, उनमें 200 रुपये मेरे भी थे। जलपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो ना था, मगर उसके पास तो रुपए कहीं जा नहीं सकते, वह आप ही भेज देगी। रामानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जलपा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास है। रामा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास? इतने रुपए कहाँ से आए? जलपा, तुम्हें इनसे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपये देने को कहती हूँ। रामा का चेहरा खिल उठा, कुछ ना कुछ आशा बंधी। 200 रुपये यह दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास ही हैं, तो कुल 300 रुपये कमी रह जाएगी। मगर यह 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसे कोई नज़र न आता है जिनसे इतने रुपये मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा की यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जलपा ने कहा, आज किसी सोच में पड़े हो? रामानाथ, सोच की बात है क्या? मैं उदास हूँ? जलपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रामानाथ, ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे छिपाता?
जलपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रामानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूँ। जलपा, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय पर बैठकर देखती। रामानाथ, वहाँ तुम अपनी ही प्रतिमा देखते। रात को जलपा एक भयानक स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रामा ने चौंक कर पूछा, क्या है जलपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जलपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रामानाथ, क्या देखा? जलपा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हारे कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयानक रूप था उनका। रामा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसे हंसी में उड़ा दिया होता, इस समय वह उसके सचेत होने से ना रोक सका। वह बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़ लिए जाते हैं? जलपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय काँप रहा है। थोड़ी ही देर बाद रामा को नींद में बकना शुरू किया। अम्मा कह देता हूँ, फिर मेरा मुंह ना देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जलपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रामा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे, अब खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे कि क्या? रामा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जलपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रामा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, तुम ही बकने लगा होगा। जलपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रामा करवट पोड़ गया, पर ऐसे जान पड़ता है मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा का आक्रमण से उसकी रक्षा कर रही है। जागते हुए 2 बज गए। सहसा जलपा उठ बैठी और सुहागी के पानी उबेरने हुए बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? रामा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आए। मुझे इसका आश्चर्य हुआ। जलपा, ये रुपये मैं मैके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रामानाथ, तब तो तुमने रुपये जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जलपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए का परवाह नहीं रही। रामनाथ, अपने भाग को कोसती होगी। जलपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरत रोए जिनका पति निठुर हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात में बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करने में भी प्रसन्न रहेगी। रामा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूँ? जलपा ने प्रेम पूर्वक गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उनसे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियाँ हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक MA है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी और बेसिया कामी, तीसरा घर घुसलू है और बिल्कुल निखट्टू। रामा के हृदय गदगद हो गया। ऐसा प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है तो मैं अगर उससे निष्पष्ट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। इसी के साथ हमारा 18वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट अगले एपिसोड में कवर करेंगे अध्याय 19। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 19 लेकर। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा।